नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में रोज की तरह हम देश की राजनीति और कुछ अन्य मुद्दों पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से चर्चा करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं पहला सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आई खबर से करूँगा। यह खबर आई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। यह 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से आरंभ हो सकता है। तो देश की राजनीति के संदर्भ में आप इस खबर को और राहुल गांधी की यात्रा की संभावनाओं को कैसे देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पहला चरण था, वो असाधारण रूप से सफल था। उसने राहुल गांधी की छवि में जबरदस्त बढ़ोतरी की और उन्हें एक गंभीर राजनेता के रूप में प्रस्तुत किया। एक तरह से उस यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने भारतीय समाज के साथ अपने संबंधों को दोबारा स्थापित किया। और उसी इसी यात्रा का ही प्रताप है कि आज कांग्रेस देश में सांगठनिक रूप से कुछ मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इसी यात्रा के दौरान कांग्रेस को उसका एक नियमित चुना हुआ अध्यक्ष प्राप्त हुआ। और राहुल गांधी की यात्रा कितनी प्रभावी थी, इसका अंदाजा विश्वास से लगा सकते हैं कि भाजपा को छोड़कर किसी भी पार्टी ने इस यात्रा का ना विरोध किया, ना मजाक उड़ाया। लगातार वो उस यात्रा के साथ रही, पार्टी ने समर्थन किया। कांग्रेस का अपना कार्यक्रम था, दूसरी पार्टियों के नेता उस यात्रा में उस तरीके से शामिल नहीं हो सकते थे, फिर भी कुछ ने अपने प्रतिनिधि भेजे। तो इस लिहाज से ये एक यात्रा कांग्रेस की मौजूदा राजनीति में एक बड़ा ही जबरदस्त पड़ाव था। और मुझे तो लगता है कि उनकी यात्रा का दूसरा चरण कांग्रेस को सफलता के उस मुकाम तक ले जा सकता है जिसको हम लोकसभा का चुनाव कहते हैं। मैं ये नहीं भविष्यवाणी कर सकता कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी, लेकिन आज कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में चुनौती देने की स्थिति में है। गैर भाजपा शक्तियों को गोलबंद करके राष्ट्रीय स्तर पर उनका इंडिया नामक मोर्चा बनाने में कांग्रेस ने केंद्रीय भूमिका का निर्वाह किया है। ये सब नहीं हो सकता था। इस सबको वह राजनीतिक वैधता नहीं प्राप्त हो सकती थी जो आज प्राप्त है अगर भारत जोड़ो यात्रा नहीं होती। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब है? जब कोई नेता सड़क पर निकलता है तो पॉलिटिक्स एज एक्शन लोगों के सामने आती है। चाहे जन आंदोलन हो, चाहे यात्रा हो, वो दोनों का महत्व एक सा है। मैं तो जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उस वक्त मैं ये कहता था कि किसान आंदोलन के बाद में, वह किसान आंदोलन जो 1 साल से ज्यादा समय तक चला, भारत जोड़ो यात्रा एक वैसा तो नहीं, लेकिन उसी तरह के मर्म से लैस एक राजनीतिक कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम ने जो किया है उसका सुफल आज कांग्रेस उठा रही है। जो खबर मीडिया में है उसके हिसाब से जो इंडिया से जुड़े हुए इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो शायद इससे एक जो नैरेटिव बनने की बात आप बार-बार कहते हैं, उस दिशा में लोग आगे बढ़ पाएँगे। आप सोच लीजिए, जब यात्रा का पहला चरण चल रहा था तो उस वक्त कोई भी राजनीतिक दल इस यात्रा में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं होना चाहता था। आज स्थिति ये है कि वो कांग्रेस उस गठजोड़ की एंकर पार्टी बन चुकी है, तो बाकी सारे दल इस यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। बहुत सारे दलों के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में सीटों का तालमेल करके चुनाव लड़ने वाली है। तो जाहिर है कि इस यात्रा के साथ जुड़ के इस यात्रा के जो राजनीतिक लाभ होंगे उसमें दूसरे दल भी साझीदार होना चाहते हैं और कांग्रेस भी चाहती है कि सब मिलजुल कर यात्रा करें और इस जो भी राजनीतिक लाभ इस यात्रा से निकले वो सबके हिस्से में जाए। तो ये भी विपक्षी एकता का एक कार्यक्रम बन जाएगा। जी। आज इंडिया गठबंधन के 21 सांसद मणिपुर भी गए और उन्होंने वहाँ पर आम लोगों से मुलाकात की। तो क्या यह एक जो गठबंधन के लिहाज से भी और मणिपुर को संदेश देने के लिहाज से भी एक सकारात्मक कदम है? देखिए, मणिपुर में जो हो रहा है उसमें आप हमें राहुल गांधी को ये विशेष रूप से श्रेय देना पड़ेगा कि वो विपक्ष की एक महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में काफी पहले मणिपुर जा चुके हैं और वो चूड़चंद्रपुर जहां पर ये पूरा जो जातीय संघर्ष हो रहा है, वो जातीय संघर्ष के केंद्र में है, वहां भी राहुल गांधी गए थे और वहां पर उनको एक पहले जाने भी नहीं दिया गया था। उसके बावजूद भी उन्होंने वहां की यात्रा की थी। तो इसमें ये इस पहलकदमी का श्रेय भी राहुल गांधी को जाता है। अब वहां पर विपक्षी सांसद गए हैं, इसका अलग तरह का संदेश सारे देश में जाएगा। और एक तरह से विपक्षी सांसद क्या, तो वो तो इंडिया नामक गठजोड़ ही मणिपुर में गया है। और केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि जो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की घटना थी, उसकी सीबीआई से जांच होगी और इस मुकदमे की जो पूरी कार्रवाई होगी वो राज्य से बाहर होगी। तो क्या इसको हम एक पर्याप्त कदम मान सकते हैं या केंद्र सरकार को और भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही पूरी तरीके से बचाव की मुद्रा में है।
और जैसी कि उनकी रणनीति रहती है कि किसी भी मसले में जब वो संकट में फंसते हैं तो मामले को वो लंबा खींचते हैं। भाई चलिए, नरेंद्र मोदी इसके ऊपर वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं। हम्म, लेकिन देश के गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह इस सवाल के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। इस सवाल के ऊपर भाजपा की तरफ से एक अधिकृत वक्तव्य जारी कर सकते थे। वो तो मणिपुर गए भी थे और एन बीरेन सिंह से मिले भी थे, तो वो वहां कुछ दिन रहे भी वो, और वहां पर उन्होंने कुछ इस तरह की गतिविधियां भी की जिससे उस वक्त लगा था कि शायद ये समस्या का हल करने में लगे हुए हैं, लेकिन उसका नतीजा कोई नहीं निकला। तो ये एक बड़ा सा रहस्यमय सा मामला है कि भाई अमित शाह वहां गए तो क्या करते रहे, नरेंद्र मोदी इस सवाल पर बोलते क्यों नहीं है। और जब वो महिलाओं को नंगा करके घुमाने की घटना हुई थी, उसके बाद सारा पूरा उसका ब्यौरा, कब उसकी रपट दर्ज हुई, कब उसको कौन से थाने में ट्रांसफर किया गया, कब दिल्ली महिला आयोग ने वहां के मुख्य सचिव को और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिखा, और कब उनको कोई सारे ब्यौरे सामने आ गए। इसके बाद तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस सवाल पर कुछ आधिकारिक रूप से बोलती, लेकिन सरकार ने सवाल पर आधिकारिक रूप से नहीं बोला। ये अपने आप में बड़ा अजीब सी बात लगती है। आखिरकार मणिपुर के सवाल पर उनका जो भी स्टैंड है, जो भी वो देश की जनता को बताना चाहते हैं, वो उन्होंने क्यों नहीं बताया। लोकसभा में क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव में क्या बोलेंगे, ये तो बाद में सामने आएगा। सारी बातें लोकसभा में ही थोड़ा कहनी होती हैं। भाई मणिपुर की घटना को सारा देश देख रहा है कि वहां पर जातीय युद्ध चल रहा है, 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ऐसी ऐसी भयानक दिल दहला देने वाली घटनाएं वहां पर हो रही हैं। और वहां की पुलिस कहती है और मुख्य सरकार का बचाव ये है कि हम किसी तरह से हम उसको नजरअंदाज कर दिया हमने इस घटना को। तो अपने आप में बहुत ताज्जुब होता है। दरअसल भाजपा को कहीं ना कहीं डर है कि मणिपुर की घटना पर कहीं उसके नाम के साथ में राजनीतिक निकम्मापन तो नहीं जुड़ जाएगा। महंगाई बेरोजगारी तो है ही, अगर इस साथ राजनीतिक निकम्मापन भी जुड़ गया तो फिर भाजपा को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भाजपा का आज एक तरीके से उसकी जो टीम है, अध्यक्ष की टीम, उसका पुनर्गठन भी हुआ और जेपी नड्डा ने उस टीम में रमन सिंह को और जो वसुंधरा राजे सिंधिया उनको शामिल किया। तो क्या यह एक तरीके से उनकी पदोन्नति मानी जाए, मुख्य धारा में उनकी वापसी मानी जाए, या ये कहा जाए कि राज्य की राजनीति से आप लोग पीछे हट जाइए? इसको कैसे देख सकते हैं? मुझे तो क्या लगता है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं कर पाई है कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में उसकी चुनावी रणनीति क्या होगी। रमन सिंह अपने आप को तकरीबन एक रिटायर्ड नेता के तौर पर घोषित कर चुके हैं। अब भाजपा चाहती है कि वो रिटायरमेंट छोड़ के सामने आए ताकि भूपेश बघेल के मुकाबले उनको खड़ा किया जा सके, और कोई नेता उनके पास है नहीं। एक और आदिवासी नेता थे जो बहुत वरिष्ठ नेता थे, नंद कुमार जी, वो छोड़कर जा चुके हैं भाजपा। तो अब छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। रमन सिंह जो कि एक तरह से अवकाश प्राप्त नेता हो चुके थे और उन्होंने खुद ही ये कहा था, उनको दोबारा उभार कर झाड़ पहुंचकर किसी तरह जनता के सामने पेश करने की ये कोशिश है। मध्य प्रदेश के अंदर स्थिति यह है कि खुद कार्यकर्ताओं ने और स्थानीय स्तर के नेताओं ने आला कमान से कहा है कि हम तो प्रदेश का जो नेतृत्व है और जो मुख्यमंत्री हैं, हम लोग उनसे नाराज हैं। तो वहां तो आला कमान शिवराज सिंह जी से और दूसरे लोगों से ही कह रहा है कि भाई नेताओं और कार्यकर्ताओं को आप मनाइए। राजस्थान की स्थिति यह है कि अशोक गहलोत लगातार प्रचार कार्य बहुत तेजी के साथ चला रहे हैं और उनकी जो सरकारी योजनाएं हैं उसके जरिए वो अपने आप को एक राजनीतिक ब्रांड के रूप में स्थापित कर रहे हैं, और साथ में वो अपने आप को पिछड़ी जातियों के नेता के रूप में भी स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसको अशोक गहलोत के मुकाबले वो पेश कर सके। एक जमाने में कहा जाता था कि अब वसुंधरा राजे की जगह गजेंद्र सिंह शेखावत को पेश किया जाएगा, लेकिन आजकल गजेंद्र सिंह शेखावत का कोई नाम भी नहीं लेता। और अगर सचिन पायलट की बातों पर यकीन करें तो वसुंधरा राजे सिंधिया का अशोक गहलोत से अंदर खाने किसी किस्म का एक कोई समझौता भी है। तो इसका मतलब अशोक गहलोत की पहुंच भाजपा के अंदर भी है और राजस्थान भाजपा में उसकी जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी से वो लाभ उठा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अभी तक इसकी कोई युक्ति नहीं समझ में आई है कि इस गुटबाजी को कैसे खत्म किया जाए।
वसुंधरा राजे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नापसंद करते हैं। खुद वसुंधरा राजे मोदी जी को नापसंद करती हैं। ये 2014 में ही ये बात सामने आ गई थी कि दोनों एक-दूसरे को नापसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की हम लोग तारीफ करते हैं कि वो बहुत मजबूत है, वो दबदबे वाला है, बड़ा ही फैसलाकुन है, बहुत निर्णायक है, वो छत्तीसगढ़ के मामले में, मध्य प्रदेश के मामले में और राजस्थान के मामले में क्या करता है? ये केवल उनको महासचिव बना देना समस्या का हल नहीं है। ये समस्या के हल की शुरुआत तो हो सकता है, लेकिन जैसा कि आपने कहा, इसका एक संदेश ये भी जाता है कि वो उनसे कह रहे हैं कि आप राज्य की राजनीति छोड़ दीजिए और केंद्र की राजनीति में आ जाइए। लेकिन वहाँ तो समझा ही जा रहा था कि किसी तरीके से अगर वसुंधरा राजे के आला कमान के साथ संबंध अच्छे हो जाएँ और वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया जाए, तो शायद राजस्थान में भाजपा कांग्रेस को टक्कर देने की स्थिति में आ पाएगी। लेकिन ये जो कदम उन्होंने उठाया है, क्या इससे वो मकसद हल होता है? मुझे तो नहीं लगता कि इससे वो मकसद हल होता है। जी। उन्होंने एक और बदलाव किया है कि वो जो एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर से तारिक मंसूर, जो कि पसमानदा जाति से आते हैं, उनको उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। तो क्या इस तरह के कदम से ऐसा लगता है कि वो पसमानदा को अपनी तरफ आकर्षित करने को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और गंभीरता से नहीं, कोशिश नहीं। कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो भी पेशकश कर रही है और स्थानीय चुनावों में पसमानदाओं को टिकट भी दिए गए और उनके कुछ उम्मीदवार भाजपा के जीते भी हैं। ये मुझे लगता है कि ये भविष्य की रणनीति है। भाजपा चाहती है कि एक अपने मतदाता मंडल को ओ, का, का विस्तार करने के लिए एक कोई नया वोटों का स्रोत उनके लिए खुले। भाई हर तरह की राजनीति करके देख लिया और वो राजनीति होते होते अब 9-10 साल होने के लिए आ रहे हैं। इसमें आपको कितने वोट मिल पाए? ये सब करते करते पूरे देश में कुल मिलाकर आपको 37% वोट ही तो प्राप्त हो पाए ये सब करने के बाद। तो अब इन वोटों को कैसे बढ़ाया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुसलमानों के साथ भाजपा के जिस तरह के शत्रुतापूर्ण संबंध रहे हैं, उसमें ये लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ही इस तरह के कामों का फायदा मिलना शुरू होगा। दूरगामी दृष्टि से इन कामों का लाभ मिल सकता है, लेकिन बीच-बीच में फिर लव जिहाद भी होता रहता है, घर वापसी भी होती रहती है, गो गो अ, गोरक्षकों के हमले भी होते रहते हैं और मुसलमानों को गद्दार भी बताया जाता रहता है, पाकिस्तान को और आईएसआई का एजेंट भी बताया जाता रहता है, उनके परिवारों में स्लीपर सेल भी ढूंढे जाते रहते हैं। तो इससे ये पसमानदा वाली पहल जो है इससे धक्का खाती है। सबसे पहले तो भाजपा को ये देखना होगा कि ये जो कहा शोरगुल होता रहता है मुसलमान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो माहौल भाजपा बनाती है, इस माहौल को किस तरीके से रोका जाए। कम से कम कुछ दिन के लिए तो स्थगित करना पड़ेगा, तब कहीं जाके पसमानदाओं में जो आप पहल कर रहे हैं, उस पहल का आपको लाभ होगा। दूसरे, भाजपा को ये दिखाना पड़ेगा कि केवल पंचायतों के चुनाव में और नगरपालिकाओं के चुनाव में कुछ पसमानदा मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से टिकट देने से एक काम नहीं चलने वाला है। भाजपा को दिखाना पड़ेगा कि कम से कम विधानसभा स्तर पे कुछ टिकट दिए जाएँ, कुछ टिकट लोकसभा स्तर पे भी दिए जाएँ। भाजपा के अंदर मुसलमान उपाध्यक्ष तो बहुत रहा है। सिकंदर बख्त एक ज़माने में कितने-कितने साल तक अध्यक्ष रहे, लेकिन भाजपा एक भी मुसलमान को उस वक़्त भी टिकट नहीं देती थी। और ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से उनके लिए ये जाल की तरह है, क्योंकि वो ज़्यादा मुस्लिमों को तरजीह देंगे तो जो हिंदू वोट है वो नाराज़ हो सकता है। तो वो भी एक नहीं, भाजपा ने इस चीज़ में तो महारत था। देखिए, ये जो पूरी सामाजिक न्याय की राजनीति की जो ब्राह्मणवाद विरोधी फिक्रेबाज़ी होती है, भाजपा ने किसी तरीके से अपने संगठन के अंदर इसको प्रभावी नहीं होने दिया। वो जब पिछड़ी जातियों के नेताओं को और दलित जातियों के नेताओं को लाती है अपनी पार्टी में, तो उनके लिए उसका संदेश साफ होता है कि यहाँ पर आप ब्राह्मणवाद विरोधी भाषा नहीं बोल सकते पार्टी के अंदर। अगर आप पार्टी के भीतर ब्राह्मणवाद विरोधी भाषा बोलेंगे, तो हमारा आपका रिश्ता नहीं रह पाएगा। तो वो तो किसी तरीके से वो मुस्लिम नेताओं को भी भाजपा समझा पाएगी कि उसकी शर्तें क्या हैं। भाजपा अभी तो वो शर्तें मुसलमान नेताओं के सामने साफ होनी होंगी ना, कि आखिरकार भाजपा में जाने की शर्त क्या है? भाजपा में बहुत से मुसलमान नेता हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो मुसलमान नेताओं को भाजपा के अंदर क्या झेलना पड़ता है, अगर आप कभी अकेले में बैठें और उनसे आत्मीय किस्म की बातचीत करें, तब आपकी समझ में आएगा कि भाजपा में जाने से उनको एक दुहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो मुसलमान समाज में भी वो बिल्कुल
एक तरह से उनका हुक्का पानी बंद सा हो जाता है और भाजपा के अंदर भी वो अलगाव में पड़े रहते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिससे वो आने वाले मुसलमान नेताओं को कैसे निकालेगी और कैसे वो भाजपा के अंदर सहज महसूस करेंगे, ये देखने की बात है। जी। एक कोशिश भाजपा तमिलनाडु में भी कर रही है, वहाँ पर अन्नामलाई के नेतृत्व में एक यात्रा निकली है जिसको झंडा दिखाया अमित शाह ने। तो क्या कोई इसे हम गंभीर कोशिश मान सकते हैं या दक्षिण में उनके लिए दरवाज़ा बिल्कुल बंद है अभी? नहीं, नहीं, दक्षिण में देखिए, मैं ये नहीं मानता हूँ कि भाजपा के लिए दक्षिण में कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कर्नाटक में तो वो बहुत कामयाबी के साथ ये प्रयोग कर ही चुकी है। भाजपा कर्नाटक की प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। और भाजपा तेलंगाना में भी गंभीर कोशिश कर रही है। अब देखिए विधानसभा चुनाव के क्या परिणाम होते हैं। लेकिन अभी दक्षिण भारत के लिहाज से उसकी मंजिल काफ़ी दूर है। क्योंकि दक्षिण भारतीय समाज अलग तरह का समाज है। जिन बातों के आधार पर आप उत्तर भारत के अंदर एक मुसलमान विरोधी गोलबंदी कर लेते हैं हिंदुओं की, और जिस तरह की फिक्रेबाजी कर यहाँ पे माहौल बना लेते हैं, उस तरह की फिक्रेबाजी भाजपा और आरएसएस वाले दक्षिण भारत में भी मुद्दतों से कर रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ-कुछ होता रहता है, लेकिन कोई बड़ी ज़मीन नहीं बन पाती। ऐसा नहीं कि केरल में आरएसएस का काम नहीं है या आरएसएस का काम दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में नहीं है। लेकिन अभी वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचा है कि राजनीतिक कामयाबी मिलनी शुरू हो। न केवल उस मुकाम तक नहीं पहुँचा है, बल्कि मैं तो कहूँगा उस मुकाम से अभी भी वो काफ़ी दूर है। तो अभी वहाँ पर भाजपा को समय लगेगा। अगर भाजपा उत्तर भारत में, पश्चिमी भारत में और पूर्वी भारत में और मध्य भारत में अपना प्रभुत्व लगातार इसी तरीके से जमाए रखने में कामयाब रही, आगे आने वाले 10-12 सालों में भी वो अपना प्रभुत्व को इसी हालत में रखे रही, इस हालत में अभी है, इस स्थिति में रखे रही, इस स्थिति में अभी है, तो हो सकता है कि ऐसा कोई दिन आए जब भाजपा दक्षिण भारत की भी प्रमुख पार्टी बन जाए। जब ऐसा होगा तब फिर वो उस कांग्रेस की तरह हो जाएगी, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद देश के चप्पे-चप्पे में अपना प्रभुत्व रखती थी। अब देखिए उत्तर-पूर्व में देखिए, भाजपा ने उत्तर-पूर्व में कुछ अपना विस्तार किया था। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेसी शक्तियों के आधार पे किया था। उनका असम का मुख्यमंत्री भी कांग्रेसी है, उनका मणिपुर का मुख्यमंत्री भी पूर्व कांग्रेसी है और त्रिपुरा में तो 2 तिहाई भाजपा कांग्रेसियों से भरी हुई है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर में भाजपा को एक राजनीतिक नाकामी मिली है, उसके बाद से भाजपा ने मणिपुर में जो कुछ हासिल किया था, उसके ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान लग गया है। एक आखिरी सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। आज के इंडियन एक्सप्रेस में खबर है कि बलबीर पुंज की किताब का विमोचन करते हुए जो आरएसएस के सह कार्यवाह हैं, होसबोले साहब, दत्तात्रेय होसबोले, उन्होंने एक बात कही कि भारत में हम मुगलों से या मुस्लिमों से 1000 सालों से लड़ते रहे, लेकिन हमारे अंदर हीनता का बोध जो है, वो पैदा किया अंग्रेज़ों ने। तो ये जो एक और इससे भी औपनिवेशीकरण की एक मॉडल भी वो रखना चाह रहे होंगे शायद इस बातचीत में, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इस हीनता बोध से मुक्त हों। तो ये जो विऔपनिवेशीकरण का मॉडल है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या मुसलमानों से लड़ते रहने वाला मॉडल इसमें काम कारगर है? देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जहां तक विउपनिवेशीकरण का विमर्श है, उस मामले को लेकर काफी दुविधा में है। जिस कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले बोले थे, उसी कार्यक्रम में जे साई दीपक ने भी भाषण दिया था। जे साई दीपक कौन है? जे साई दीपक ने डिकोलोनाइजेशन के ऊपर एक किताब लिखी है, इंडिया दैट इज भारत करके। इस किताब का ब्लर्ब जो है वो वाल्टर मिनियोलो ने लिखा है और उस किताब में जो डिकोलोनियलिटी का विमर्श है, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन जे साई दीपक की थीसिस ये है कि भारत एक बार नहीं बल्कि 2 बार उपनिवेशित हुआ। एक बार मुसलमानों ने उसको कोलोनाइज किया और एक बार यूरोपीय ईसाइयों ने उसको कोलोनाइज किया। ये थीसिस है और ये थीसिस समाज विज्ञान के क्षेत्र में काफी अरसे से चल रही है। जो एसएन बाल गंगाधर हैं, उन्होंने भी इस थीसिस का सहारा लेकर कुछ विमर्श तैयार किया है। तो एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि भारत 2 बार कोलोनाइज हुआ है, हालांकि वो लोग ये मानते हैं कि दोनों बार का जो कोलोनाइजेशन है उसका किरदार अलग-अलग था। जो दत्तात्रेय होसबोले के भाषण में भी वो बात दिखाई पड़ती है। वो भारत में सस्ती राजनीतिक सफलता प्राप्त करने के लिए मुसलमान विरोधी रेटरिक, मुसलमान विरोधी फिक्रेबाजी कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और इस चक्कर में डिस्कोर्स के विमर्श के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर जो उन्हें यूरो केंद्रीय ज्ञानात्मकता के प्रभुत्व से लड़ना चाहिए, हैं, उस दिशा में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमेशा ही वो लगातार एंटी मुस्लिम मुहावरेबाजी ही करते रहेंगे।
तो ये इस चक्कर में क्या होता है कि आप अपने दुश्मन की गलत पहचान करते हैं। मुसलमान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शत्रु नहीं है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के भी शत्रु नहीं है। देखिए, अगर आप देखा जाए तो मुसलमानों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई खास प्रभुत्व बचा नहीं है। जो कुछ भी प्रभुत्व है वो पश्चिम का प्रभुत्व है, वो यूरोपियनों का प्रभुत्व है और वो यूरोपीय ईसाइयों का प्रभुत्व है। जो पश्चिमी लोकतंत्र हैं वो ईसाई लोकतंत्र है। पश्चिमी सभ्यता जो है वो एक क्रिश्चियन सिविलाइजेशन है और उसने आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, ग्लोबल प्रभुत्व के लिहाज से और ज्ञानात्मक रूप से सारी दुनिया के ऊपर अपना दबदबा कायम कर रखा है। इस यथार्थ को समझते हुए भी, जो ओसबोले साहब के वक्तव्य से जाहिर है, इस यथार्थ को समझते हुए भी वो मुसलमान विरोधी फिक्रेबाजी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। क्यों लगता है कि उसकी प्रतिक्रिया में उन्हें हिंदू वोट मिलेंगे, उन्हें हिंदू वोट चाहिए, भले ही वो विमर्श 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 को हिंदू वोट की बलवेदी पर उसकी कुर्बानी दे दें। ये असली दुविधा है, इसके अंदर ये सब लोग फंसे हुए। तो इस प्रश्न का और बाकी सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले अंक में मिलेंगे और देश की राजनीति और कई अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, नमस्कार। धन्यवाद।